नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है आरजू साई। शुरुआत कर रहे हैं हम इंडोनेशिया में इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन को। औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है और बैठक की शुरुआत से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सभी देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की जगह पर, बैठक वाली जगह पर दरअसल उन्होंने उनका स्वागत किया। तस्वीरें कुछ देर पहले की है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए उस मंच पर नजर आए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। शिखर वार्ता में पहला सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर है। साथ ही दूसरा सत्र जो 11:30 बजे से शुरू होना है उस पर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की जाएगी। फिर दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिजोरम की, जहां पत्थर की एक बड़ी खदान के धंसने से यहां पर खनन में लगे 8 मजदूरों की जान चली गई और ये सभी बिहार के रहने वाले थे। तो खदान में अभी भी हालांकि 4 मजदूर फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स राहत में जुटे हुए हैं। ये हादसा हनाटियाल जिले में हुआ है। बिहार के रहने वाले मजदूर खाना खाने के बाद काम पर लौटे थे, तभी खदान धंस गई और मशीनों के साथ साथ वहां मौजूद मजदूरों को भागने का मौका नहीं मिला। तो राहत और बचाव का काम इस वक्त वहां पर जारी है। लगातार टीमें लगी हुई हैं, बीएसएफ हो, एसडीआरएफ हो, प्रशासन हो। 8 मजदूरों के शव यहां पर मिल गए हैं और जो सभी बिहार के रहने वाले 4 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रतनदीप चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतनदीप हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रतनदीप, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी है और अब तक कुछ और पता चल पाया, कुछ और शव बरामद हुए हैं? देखिए, अब तक जो हमें 7 बजे हमने जो अपडेट चलाया था उसके बाद और ग्राउंड जीरो से कोई नया अपडेट नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया है जहाँ पे ये जो पत्थर का खदान था, स्टोन क्वेरी था। और अभी तक जो खबर सरकारी सूत्रों के मुताबिक हमें लग रही है कि वहाँ पे 12 मजदूरों के फंसे होने की खबर है। इनमें से 4 तो जो कंपनी इस खदान का जो कंपनी है उनके 4 लोग हैं और उनके एम्प्लॉइज हैं। और इसके बाद जो लेबर को जो कॉन्ट्रैक्टर लाया हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट लेबरर और 8 लोग हैं। ये सभी माइग्रेंट लेबरर हैं, बिहार से होने की बात सामने आई है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि ये जब हादसा हुआ कल लगभग 3 बजे शाम को, इसके बाद से ही वहां पे ऑपरेशन, पूरी रात वहां पे ऑपरेशन चली एसडीआरएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स की। आज सुबह करीब 7 बजे से वहां पे एनडीआरएफ भी जुट गया है उस ऑपरेशन में। एक 500 स्क्वायर मीटर का एरिया में ये जो ये पूरा चट्टान धंस के नीचे आ गया है, खदान को पूरी तरह से भर लिया है। तो जो डेब्रिज है उनको हटा के अब तक 8 शवों को निकाल लिया गया है। उसमें से 3-4 ऐसे शव हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, तो आइडेंटिफिकेशन भी होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब तक जो शव निकल के आए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। इनको पोस्टमार्टम करने के लिए जो स्नाथियाल जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे भेजा गया है, क्योंकि स्नाथियाल एक ऐसा बहुत ही रिमोट डिस्ट्रिक्ट है। राज्य का जो कैपिटल है, राजधानी है आइजॉल, वहां से लगभग 10 घंटे का सफर करके आप स्नाथियाल पहुंच सकते हैं और वहां से फिर 1 घंटे का सफर है। तो आप समझ सकते हो कितना अंदर का इलाका है। और वहां से खबर आना या फिर वहां से जो रेस्क्यू टीम पहुंचने में भी एक चैलेंजेस है। मगर रेस्क्यू ऑपरेशन कल बताया कि जो घटना स्थल है वो राजधानी से करीब 10 घंटे की दूरी और आगे 1 घंटे का रास्ता है। बहुत ही रिमोट इलाका है। यहाँ अब जो 4 लोगों के फंसे होने की बात बताई जा रही है, जिस तरह का ये पूरा घटना स्थल दिख रहा है, किस तरह की उम्मीदें राहत और बचाव की टीम लगा रही है? देखिए, राहत और बचाव जो कार्य में जुटे हुए जो दल है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो उम्मीद तो लगाए हैं कि वहां पे सर्वाइवर्स होंगे और इसी उम्मीद के साथ बहुत ही जैसे मैंने कहा वहां पे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, सर्च ऑपरेशन, फिर भी वो अपना ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन वो जारी रखे हुए हैं। और अभी तक 4 लोगों के वेयर अबाउट
4 लोग अभी भी फियर ट्रैप्ड है उसके अंदर। तो आगे चल के देखना पड़ेगा कि ये वहां पे सर्वाइवर मिलते हैं या नहीं। जी रतनदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। और रुक कर रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन का, जिसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत हो गई। और बैठक की शुरुआत से पहले ही इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सभी देशों के प्रतिनिधियों का बैठक वाली जो जगह थी वहां पर शानदार स्वागत किया। और शिखर वार्ता में पहला सत्र जो है वो खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर है। दूसरे सत्र की बात करें तो वो 11:30 बजे शुरू होगा, जिस पर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होगी। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पल उनकी आपस में बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि G20 शिखर सम्मेलन काफी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस मंच का काम जो है आर्थिक सहयोग है, जिसमें शामिल होने वाले देश की कुल GDP दुनिया भर के देशों की 80% बताई जाती है। तो 11:30 बजे दूसरा सत्र होना है, जिस पर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होगी। फिर दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आपसी मुलाकात हुई, जहां पर एक दूसरे का जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री मोदी जब बाली पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत वहां पर किया गया। अब ये समिट शुरू हो रहा है और एक एक करके तमाम सत्र हैं इसमें, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस समिट में चर्चा होनी है। तो यहाँ पर इस मंच को G20 शिखर सम्मेलन की खासतौर पर अगर बात की जाए तो आर्थिक सहयोग के लिए ये जाना जाता है। और ये जो देश हैं, तमाम देश, ये मिलकर न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करते हैं बल्कि आर्थिक स्थिरता और जलवायु परिवर्तन पर भी इनका जोर रहता है। हेल्थ से जुड़े सेक्टर्स, उन पर भी बातचीत होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य बात की अगर जाए तो आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। ये शिखर सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन का जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अरसे से, काफी वक्त से चल रहा है, उस बीच तमाम बड़े देशों के नेता आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और विश्व पटल पर यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की अगर आबादी के लिहाज से भी इस सम्मेलन को देखा जाए तो 60% आबादी इन 20 देशों से आती है। G20 शिखर सम्मेलन में जो देश इस वक्त शामिल हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें संबोधन भी रहने वाला है, उस पर भी दुनिया भर की निगाहें रहेंगी। आपको बता दें कि जिस तरह से चीन और अमेरिका में भी एक तरह से खींचतान देखने को मिली थी ताइवान को लेकर, उसको लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई है। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे से इस मुद्दे पर भी बातचीत की। ऐसे तमाम पहलू हैं जिनको लेकर G समिट में बातचीत चल रही है। हमारे सहयोगी बाली इंडोनेशिया में महासिद्दीकी पहुंची हुई हैं और इस शिखर सम्मेलन से जुड़ी हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश करेंगे हम कुछ देर में उनसे जुड़ने की और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा कार्यक्रम आज क्या रहने वाला है। और ये आप लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर कि ये तमाम बड़े नेता मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और एक काफी एक अच्छा वातावरण यहां पर फिलहाल नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं आरजू, जिस तरह से मुलाकात हो रही है। और 20 देश, एक बड़े देश हैं जिसमें कि फ्रांस है, इंडोनेशिया है, इटली है, कोरिया, जर्मनी, भारत है, मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये तमाम देश हैं। महासिद्दीकी हमारी सहयोगी हमारे साथ बाली से सीधा जुड़ गई हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। बताएं यहाँ पर किस तरह की वहां पर हलचल चल रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से जो बाइडेन से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, किस किस चीज पर फोकस रहने वाला है शिखर सम्मेलन में, क्योंकि जो पृष्ठभूमि चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसके मद्देनजर।
जी बिल्कुल, इसीलिए जो अभी सेशन जारी हुआ है यहाँ पर, वो सेशन एनर्जी और फूड क्राइसिस पर है। इसी सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले। जो तस्वीरें अभी इस वक्त आप दिखा रही हैं वो उसी सेशन से पहले की तस्वीरें हैं, जबकि सारे G20 के लीडर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो इकट्ठा हुए हैं केम्पिंस्की होटल में। यहाँ पर ये एक पूरा एरिया बाली में मार्क आउट कर दिया गया है जहाँ पे डेलीगेशंस रह रही हैं और पूरी समिट यहीं पर की जा रही है। तो लीडर्स अभी इस वक्त एक रूम में हैं जहां पर फूड और एनर्जी क्राइसिस, जो संकट फूड स्पेशली जो आप देखते हैं गेहूं को लेके बन गया था, क्योंकि यूक्रेन से बहुत सारा दुनिया भर का गेहूं आता है और यहाँ पे गेहूं फंस गया था क्योंकि वहां पर युद्ध जारी है। ब्लैक सी के जो रूट से ये गेहूं निकलता था वो काफी महीनों तक फंसा रह गया था, जिसके बाद टर्की और यूनाइटेड नेशंस और इसमें भारत ने भी भागीदारी की थी रशिया को ये समझाने में कि अगर ये गेहूं नहीं निकला यूक्रेन के साइलों से तो पूरी दुनिया में एक क्राइसिस इमर्ज हो जाएगी। खाने पीने की, फूड की इन्फ्लेशन हम ऑलरेडी देख रहे हैं, दाम बहुत महंगे हो गए हैं खाने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे, जहां पर गेहूं ना जाने की वजह से वहां पर दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे बेसिक चीजों के, रोटी के, ब्रेड के। इस वजह से इस वक्त 19 नवंबर तक एक अग्रीमेंट किया गया था कि यूक्रेन से ये गेहूं निकल सके। उसके बाद क्या होगा, ये इस वक्त एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे विश्व को परेशान किए हुए है। इसीलिए ये जो मीटिंग है लीडर्स की वो बहुत जरूरी है कि आगे का मुद्दा तय किया जाए कि ये जो युद्ध चला जा रहा है कोई भी इससे रोक नहीं पा रहा है। इसकी वजह से जो क्राइसिस खड़ी हो रही हैं उसको कैसे रोकें या कैसे कर्व करें, कम करें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एनर्जी क्राइसिस भी बनी हुई है। जो तेल है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं, उसका बार बार फ्लक्चुएशन हो रहा था दाम का। हमने देखा था कि पैंडेमिक के दौरान भी मुश्किल आ रही थी, उसके बाद यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, दिक्कतें और बढ़ गई। भारत जो रूस से इस वक्त 30% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है, उससे जो वेस्टर्न पश्चिमी देश है स्पेशली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, अब वो कह रही थी कि भारत को अपना जो रिश्ता है रूस से वो रीअसेस करना चाहिए, क्योंकि यही तेल जो खरीदा जा रहा है उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है रूस को, उससे वो यूक्रेन का युद्ध कर रहा है। भारत ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया था कि भारत एक बहुत हाई इनकम कंट्री नहीं है और भारत में एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा है क्योंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है। इसलिए भारत जहां से भी सस्ते दाम पर ऑयल मिलेगा वहां से लेगा। तो अभी इस वक्त ऐसी स्थिति है कि क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट भारत ने पिछले 6 महीने में रखा है और भारत का रूस से जो ऑयल इंटेक है वो 1 से 2% से 6-7 महीने में बढ़ के 22% हो गया है। लेकिन अभी इस वक्त जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने भारत पर प्रेशर डालना कम कर दिया है, क्योंकि भारत ने अपना पक्ष बहुत एक सटीक तरीके से सामने रखा था और भारत ने ये भी कहा था कि भारत की तरह और देश हैं जिनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे गरीब देश हैं जो कि इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो ये 2 मुद्दे जो इस वक्त हैं, और यहाँ जो G20 की समिट है आरजू और जया, वहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जो पूरे ग्लोबल साउथ और ऐसे देशों की आवाज़ सामने रखेगा जो कि इस फोरम में मौजूद नहीं हो सके। जी शुक्रिया महा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। ये नामांकन 7 नवंबर से ही शुरू हो गए थे, लेकिन तीनों बड़ी पार्टियों ने ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान आखिरी मौके पर किया। वो इसलिए किया ताकि कम से कम बगावत का सामना इनको करना पड़े, और यही वजह रही कि अंतिम दिन 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें 4 दिसंबर को चुनाव है, 7 को नतीजे सबके सामने होंगे। उम्मीदवारों के हुजूम को संभालने को लेकर ये बंदोबस्त है। नगर निगम चुनाव में सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख, तो इंतजाम पुख्ता। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ चुनावी बिगुल। चुनावी माहौल का आगाज जोर शोर से तो रफ्तार ट्रैफिक की मध्यम पर गई।
ये बताया जा रहा है कि आज करीब 3000 नॉमिनेशन फाइल हो सकते हैं। जो 3000 नामांकन है वो आज दाखिल हो सकते हैं। 2017 की बात करें तो करीब 4200 के आसपास नामांकन जो है वो दाखिल हुए थे। और ये देखिए ट्रैफिक किस तरीके से यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक जाम जैसी स्थिति जिसको लेकर के आस लगाया जा रहा था, बंदोबस्त भी किए गए थे, तो ट्रैफिक की रफ्तार यहाँ पर धीमी जरूर हो गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस चुनाव में 250 में से 230 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीतेंगे। सीएम साहब ने अपनी पार्टी का आकलन दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 20 वो जीतेंगे, 230 आप लोग जीतेंगे? बिल्कुल। आप देखना, अभी तो जब जनता देने पे आती है, अरविंद केजरीवाल जी के काम से प्रभावित होकर तो ऐसी देती है। अब लोगों को अपनी हर एक वार्ड साफ कराना है, हर एक मोहल्ला साफ कराना है। अब लोगों को ये भी समझ में आ गया, ये लोग हमेशा डालते थे भाई केजरीवाल केजरीवाल, अरे केजरीवाल जी का काम थोड़ी था कूड़ा साफ करना। अब केजरीवाल जी को देंगे, अब लोग कूड़ा साफ करने के लिए नगर निगम देंगे। गली मोहल्ले की जो सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो केजरीवाल जी को अब देंगे। तो अब एक एक वार्ड में होड़ मच रही है कि जी हमें भी चाहिए केजरीवाल जी के हिसाब से काम। दावा और दावेदारी हर किसी की, वो आप हो, बीजेपी या फिर कांग्रेस। चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप भी। देखिए, बीजेपी ने इस बार दिल्ली के लिए ऐतिहासिक काम कर दिया है और इस नाते हमें पूरा विश्वास है कि 250 में हम 150 प्लस होने वाले हैं। मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी क्लेम करी तो कि आप 20 से नीचे जाएंगे और वो 200 से ऊपर जाएंगे। वो अपना वाला बता रहे हैं, वो अपना वाला बता रहे हैं। भीड़ भी देख रहे हैं कि बीजेपी तो है ही, हर घर 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 भाजपा, जन जन। 15 साल से आप ही लोग का शासन भी रहा है। जी, 15 साल से शासन रहा है और हमने अच्छा काम भी किया है। इस चुनाव की 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। बागी उम्मीदवारों से बचाए रखने को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आप ने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आखिरी वक्त में किया। अब 4 दिसंबर को वोट पड़ेंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तब पता चलेगा जनता की कसौटी पर कौन फेल हुआ, कौन पास। फिलहाल दिल्ली चुनाव के रंग में है। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ बन रही रणनीति की, जिसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत से ही अब आतंकवाद पर अंतरिम प्रहार की तैयारी यहां पर की जा रही है। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में जुटेंगे 75 देश। दिल्ली में इसी हफ्ते मंथन होना है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी की सूची से बाहर आने के बाद सीमा पार से आतंकी फंडिंग बढ़ने की आशंका को देखते हुए भारत इसके खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने की कोशिशों में जुट गया है। मुंबई और दिल्ली में आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठक में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क के खतरे के प्रति दुनिया को आगाह कराने के बाद इस हफ्ते दिल्ली में आतंकी फंडिंग रोकने के उपायों पर चर्चा के लिए दुनिया के 75 देशों का नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में आतंकवादियों द्वारा क्रिप्टो करेंसी और क्राउड फंडिंग जैसी उभरती चुनौतियों पर खास चर्चा की जाएगी। साथ ही आतंकी फंडिंग, संगठित अपराध और ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए भी सभी देशों की एकजुटता का आह्वान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जब पाकिस्तान FATF की गिरफ्त में था, तब भारत में आतंकी हमलों की संख्या 75% में कमी देखी गई थी। पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकी संगठनों, उसके सरगनाओं की सक्रियता और उन्हें सरकार की ओर से मिल रहे खुलेआम समर्थन पर रोक लगी थी। यही नहीं, कश्मीर पर भी सीधा असर देखा गया था, जहां 2016 में 15 बड़े आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 60 जवान और 33 विदेशी आतंकी मारे गए थे। 2017 में ये संख्या आधी रह गई थी और 8 बड़े आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों के 24 जवान और 15 विदेशी आतंकी मारे गए थे। 2018 में बड़ी आतंकी हमलों की संख्या 3, 2019 में 1 और 2020 में 0 तक पहुंच गई थी। 2021 में 3 और 2022 में अभी तक एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है।
आईसिस और अलकायदा के बढ़ते प्रभाव के ऊपर भी दुनिया भर से आए हुए लोग खास चर्चा करेंगे। ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में होने जा रही है। इससे पहले ये कॉन्फ्रेंस पेरिस और दूसरी मेलबर्न में हुई थी। माना जा रहा है कि अपनी सुरक्षा के आईने से जो दिक्कतें भारत को हो रही हैं वो दुनिया भर के सामने वो इस कॉन्फ्रेंस में रखेगा। नई दिल्ली से गीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कुछ हुनर ऐसे होते हैं जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं एक ऐसी कहानी जिसे जानकर 3 इडियट्स के प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे की आपको याद आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं दोनों हाथों से लिखने के हुनर की, वो भी एक नहीं 100 से ज्यादा बच्चों में ये हुनर। ये तेज रफ्तार से लिखते हैं और स्पेनिश समेत 5 भाषाओं के जानकार हैं। देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के छोटे से गांव बुधेला में वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल। यहाँ 100 से ज्यादा बच्चे दोनों हाथ से एक साथ लिखने में माहिर हैं, वो भी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू और स्पेनिश में। पहले मैं जब एलकेजी में एडमिशन लिया तो मेरे गुरुजी ने एक हाथ से लिखना सिखाया, एक भी हाथ से लिखने नहीं जानता था। फिर राइट हैंड से हमको लिखने सिखाया, फिर धीरे धीरे करते करते लेफ्ट हैंड से सिखाया, फिर हम दोनों हाथों से लिखना सीख गए। आप कितनी भाषाओं को लिखते हैं अभी तक? 5-6 भाषा को लिख लेता। पहले राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया और थर्ड में आया तो दोनों हाथ से लिखने लगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रेरणा मिली थी, तो हाथ से लिखते थे और इस प्रेरणा को लेकर हमने उसको अपने जीवन में लागू किया। गांव में 1999 में ये स्कूल शुरू किया गया। अब तक 17 बैच में 480 छात्र यहां से पास हो चुके हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। यहाँ फिलहाल 145 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चा दिन भर में 24,000 शब्द लिख लेता है। पढ़ाई के साथ रोज 1.5 घंटे ध्यान और योग की शिक्षा दी जाती है। बच्चे 2 भाषाओं के 250 शब्दों का अनुवाद भी 1 मिनट में कर देते हैं, ऐसा दावा है। 17 तक का पहाड़ा भी 1 मिनट में लिख लेते हैं, वो भी अलग हाथ से अलग अलग पहाड़ा। हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। अगर हम राइट हैंडेड हैं तो हमारा ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा काम करता है, और अगर हम लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हिस्सा ज़्यादा डोमिनेट होता है। लेकिन ऐसे बच्चों में इनको इस तरह से इनके स्कूल में इनके अध्यापकों द्वारा, इनके टीचर्स द्वारा ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि इनके ब्रेन के दोनों हिस्से बराबर तरीके से काम कर रहे हैं, जिस वजह से कि वो अपने दोनों हाथों से एक ही समय पर लिख सकते हैं। 2 हाथों से लिखने का कौशल एक छोटे से गांव के लिए लंबी सी दौड़ है। उस परिकल्पना के लिए दोनों हाथों से तालियां तो बनती हैं जिन्होंने इसकी नींव एक छोटे से गांव में रखी, किसी बड़े शहर में नहीं। सिंगरौली से अपने सहयोगी देवेंद्र और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। शहजाद जी, क्या मुद्दा है? चुनाव आ गया है, ऑलमोस्ट आ ही गया है। मुद्दा एक आदमी का क्या है, बताइए। मुद्दा क्या है, लोग ये सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, शांति रहना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई जो है उस पर कंट्रोल जाएगा, रोजी रोटी गरीब आदमी का जाए। हम कोई राजनीतिक है नहीं, राजनीतिक से ताल्लुक रखते नहीं है, ना हम कोई बड़े आदमी है। रोजी रोटी का सवाल है, लोगों को शांति चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए। तो शांति चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। अब ये बताइए कि मुद्दा क्या है? अगर आप वोट देने जाएंगे तो क्या चलेगा दिमाग में, क्या सोच के देंगे? सब देश का भला हो, महंगाई कम हो जाए और देश का भला हो। क्या लग रहा है इस बार बहुत सारी 3 पार्टियां इस बार मैदान पे उतर चुकी है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। आना चाहिए, थोड़ा तो बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। जो लोग जी रहे हैं जिंदगी रोजमर्रा की, उनका क्या मुद्दा है? उनका क्या मुद्दा है? जिंदगी में किसी को खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर महंगाई कितनी है कि अभी के जैसे तैसे सब गुजरान चला रहे हैं। अभी तक सरकार को तो उसकी पड़ी है कि भाई हम जो करें वही सही है। मुद्दे क्या हैं किसी इंसान का जो जमीन पे जो जुड़ा है, वो जो जमीन पे रह रहा है, उनके मुद्दे क्या है? क्या बताए मुद्दे? हम खाते हैं ना, हम कमाते हैं ना, हम खाते हैं। हमारे को महंगाई ज्यादा है, गैस के बाटले का इतना भाव है, लाइट बिल का इतना भाव है। हम गरीब इंसान है, एक कमाने वाले 5-5 खाने वाले हैं। कहाँ से पूरा हो गए? कहाँ से पूरा हो गए? बोलो। मोदी जी ने तो सब शोबाजी की है।
सब बड़े बड़े खुद बना के किसके लिए? अपने कमा अपने इंसानों के जेब भरता है। कॉन्ट्रैक्ट भी देता है तो अपने इंसान को देता है कॉन्ट्रैक्ट। गरीब इंसान, आम इंसान को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं देता है? सरकारी नौकरी का भी सब उसने वैल्यू कर दिया है कम। इस बार तो और भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है, क्या लगता है? जो आवे नसीब लेके आवे, अच्छे रेट से चलावे राज, उसी में भलाई है गरीब इंसान की। गरीब इंसान रोज कमाता है, रोज खाता है, वो भी रोजगार मिलती है तो खाते हैं, नहीं मिलता है तो क्या खावे। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां एक पूरी जनरेशन है, पूरी पीढ़ी है जिसने बीजेपी के अलावा कोई सरकार देखी ही नहीं है। यहाँ 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है। इस बार आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी भी उतरे हुए कॉन्टेस्ट में, कांग्रेस तो उतरी हुई है कॉन्टेस्ट में, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। क्या लगता है, मुझे ये मत बताइएगा वोट किसको देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्या रहेगा इस बार, माहौल क्या रहेगा? ऑनेस्टली फीलिंग लास्ट टाइम भी जो रूलिंग पार्टी है उनको काफी टफ फाइट मिला था कांग्रेस से। इस बार कंपैरेटिवली देखें तो कांग्रेस इतना एक्शन में नहीं है, बट कंसीडरिंग आप और उनका जो कैंपेन चल रहा है स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में जो मुद्दे वो लोग टच कर रहे हैं, तो आई थिंक रूरल जनता जो है वो उन्हें सुन रही है, समझ रही है। एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बीजेपी ही आएगी, बट उनको एक सबक सीखना चाहिए कि दिस इज द करंट सिचुएशन। आप कंपटीशन दे रहे हैं उनको, ऐसा नहीं है कि गुजरात एक हब है और फ्यूचर सिर्फ गुजरात ही रहेगा। बहुत महंगाई हटे सर बोल रहे हैं। महंगाई मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ, बहुत बढ़ गई है महंगाई। गरीब लोग बहुत हैरान हो गए हैं, हैरान बहुत हो गए गरीब लोग। गरीब लोग को ऐसा चाहिए कम लाइट बिल कम आवे, टैक्स बिल ज्यादा से ज्यादा कम होए। तो महंगाई आपका इशू है? हाँ, अभी और भी लोगों से हम जरा बात करते हैं। आप लोग की स्टेट के क्या इश्यूज हैं ये मुझे बताइए। महंगाई बहुत है। सब मैं बहुत लोगों से पूछ रही हूँ, सब मुझे बोल रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। तेल का डब्बा महंगा, राशन का बाटला महंगा, हर चीज में महंगा। यहाँ देखा खाने पीने से भी टैक्स, हर चीज में महंगाई लगी है। इसके अलावा और कोई मुद्दे तो बहुत कुछ है। गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं।